हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। मैं आशा करता हूँ कि इस कोरोना वायरस पैंडमिक में आप लोग अपने अपने घरों में सुरक्षित हैं और स्वस्थ हैं। हमें इस कोरोना वायरस पैंडमिक में फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट से बचना चाहिए, एक दूसरे से डिस्टेंस बना के रखनी चाहिए क्योंकि ये फ़िज़िकल कॉन्टैक्ट से ही फैलता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, मैं पिछले जो लेक्चर थी मेरी माइक्रोस्कोपी के ऊपर, उसी लेक्चर को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, दिस इज़ द सेकेंड पार्ट ऑफ द lecture series that is going on the microscopy and microscope and the related technique, that is microscopy. So today we will be discussing about the fluorescence microscope. Okay, fluorescence microscope बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे and then we'll know the principles of confocal microscopes. ठीक है, then we will simultaneously we will be discussing the application of this माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो आज हम लोग कन्फोकल माइक्रोस्कोपी, बेसिकली फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी को कम्प्रिहेंसिवली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप स्लाइड पे देख रहे हैं, मेरा नाम डॉक्टर दीपक कुमार है। मैं के कॉलेज में जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि पिछले क्लासेस में आप लोगों से डिस्कस कर चुका हूँ कि माइक्रोस्कोप जो है वो ब्रॉडली दो तरह के होते हैं। पहला हो गया कि आपका लाइट माइक्रोस्कोप यानी कि फोटोन माइक्रोस्कोप, दूसरा हो गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। ओके, तो फोटोन माइक्रोस्कोप में या लाइट माइक्रोस्कोप में हमने पिछले क्लास में डिस्कस क्या किया था, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में और फेज कॉन्ट्रास्ट माइक्रोस्कोप के बारे में। ठीक है, उसमें हम लोग ब्लैक एंड वाइट इमेज देखते हैं। ठीक है, उसमें हम लोग वी कैन ओनली सी ब्लैक एंड वाइट इमेज इवन इफ वी स्टैन दैट यूजिंग द ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। द स्टैनिंग इज नॉन स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक स्टैनिंग नहीं होती कि किसी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल पे जाके बाइंड करे या किसी सेल के पार्टिकुलर रीजन पे बाइंड करे। सो फॉर दैट रीजन फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी इज हैविंग प्लस पॉइंट ऑन दैट कि फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी में हम लोग फ्लोरोफोर का यूज़ करके किसी पार्टिकुलर प्रोटीन, किसी पार्टिकुलर सेल के किसी पार्टिकुलर रीजन को या किसी पार्टिकुलर ऑर्गेनेल के ऊपर हम टारगेट कर सकते हैं। वी कैन गो डीप इनसाइड दिस सेल। The fluorescence microscopy allows us to be more specific as compared to the compound microscope, that is bright field microscope, dark field microscope or phase contrast microscope. Okay, so the fluorescence microscope, what is the principle is basically the use of fluorophore, a molecule which absorbs light at a certain wavelength and then emits light at another wavelength. Okay, so this is the basic principle, and theory has been written on the slide, you can read that. But the basic principle is that we are going to use a property which is called as fluorophore fluorescence, and we can have so many examples related to the फ्लोरोफोर फ्लोरोसेंस। जैसा कि ये मैं पिछले क्लास में बता चुका हूँ आपको कि वी हैव सो मेनी फ्लोरोफोर डिपेंडिंग अपॉन द देयर एक्साइटेशन वेवलेंथ, एब्जॉर्बेशन मैक्सिमा एंड इमिशन मैक्सिमा। कौन सी हर मोलिक्यूल की अपनी एक अलग प्रॉपर्टी होगी, कोई किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ पे एक्साइट होगा, कोई दूसरे वेवलेंथ पे एक्साइट होगा। आप इसमें देख सकते हैं कि वी हैव अ लिस्ट ऑफ फ्लोरोफोर्स which can be having the absorption maxima and emission maxima at different wavelengths. Okay, and we can also have some proteins which is modified proteins like green fluorescent protein which can act as a fluorophore molecule. Okay, so now we'll try to understand the process of excitation and emission in details. Okay, आप इस डायग्राम में देखिए यहाँ पे कि अगर कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, कोई मॉलिक्यूल में एक इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, है ना, एब्जॉर्ब करेगा। तो वो एब्जॉर्ब करने के लिए एच न्यू आप जानते हैं, ये प्लैंक्स फॉर्मूला है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, एच प्लैंक कांस्टेंट है और एच न्यू जो है वेवलेंथ है आपका। तो इससे हम लाइट से एक्साइट करते हैं किसी भी एटम को, तो वो उसका इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है। ठीक है, और हायर एनर्जी स्टेट में जाने के बाद वो वहाँ पे क्या रहता है, अनस्टेबल रहता है। कोई भी चीज़ जब ज़्यादा एनर्जी होगी उसमें तो स्टेबिलिटी उसकी कम हो जाती है। तो उस अनस्टेबिलिटी के कारण क्या होता है कि वो जो एटम है वो इलेक्ट्रॉन
उसकी फिर ग्राउंड स्टेट में आएगी और इस ग्राउंड स्टेट में वापस आने के दरमियान वो लाइट इमिट करेगा। तो यहाँ पे जो लाइट एब्जॉर्ब किया और जो लाइट इमिट किया उन दोनों के बीच में फ़र्क है ना। क्या फ़र्क है? वेवलेंथ का फ़र्क है कि इसमें अगर किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ, जैसा कि आप इस वाले डायग्राम में देखिए, यहाँ पे ग्राफ बन रहा है, ये येलो जो ग्राफ है, येलो लाइन से येलो शो किया हुआ है, इसमें आप देखिए ये क्या है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रल प्रोफाइल, यानी कि ये आपका एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा होगा। यहाँ ये जो वेवलेंथ है इस पे वो पार्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है वो सबसे ज़्यादा लाइट एब्जॉर्ब करेगी, है ना। फिर उसी को जो मैं प्रोसेस में बताया उसके कारण फिर वह आपकी कम एनर्जी स्टेट में आएगा तो एनर्जी रिलीज करेगा। तो ये आपका हो गया इमिशन स्पेक्ट्रल प्रोफाइल, ये इमिशन का स्पेक्ट्रम हो गया, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन की पीक और इमिशन की पीक, इन दोनों के बीच जो डिफरेंस होता है उसको स्टोक्स शिफ्ट कहते हैं, क्योंकि स्टोक्स साहब थे साइंटिस्ट, फिजिसिस्ट थे, उन्होंने एक सबसे पहले उन्होंने ही फ्लोरोफोर के बारे में पता लगाया था। उन्होंने देखा था कि फ्लोरोफोर्स क्या है कि एक पार्टिकुलर वेवलेंथ पे लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और दूसरे वेवलेंथ पे वो रिलीज करते हैं, तो इसलिए उनके नाम पे इसको स्टोक्स शिफ्ट करते हैं। द शिफ्ट द डिफरेंस बिटवीन द एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा एंड द emission maxima. Okay, so you can understand by this graph and this diagram, it explains the process of excitation and emission. Okay, so now we have different terms related to the excitation and emission. Fluorescence, that we all are studying about, then we have another term phosphorescence, then luminescence. So what is the difference between all these terms? इस difference को आप समझने की कोशिश कीजिए। इसमें difference, ये जो फिनोमिनन है एब्जॉर्प्शन और इमिशन का, लाइट के एनर्जी का एब्जॉर्प्शन और लाइट के एनर्जी को इमिट करने का, वो सब में सेम है, बट डिफरेंस क्या है? टाइमिंग का, ठीक है। फ्लोरोसेंस जो है बहुत ही सबसे कम टाइम में होगा, यानी कि जो टाइम डिफरेंस है, लाइट को उसने एब्जॉर्ब किया मॉलिक्यूल ने और फिर वो लाइट को जब इमिट करेगा तो उन दोनों के बीच में कुछ टाइम लगेगा, है ना। वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स का टाइम लगता है, हमें पता भी नहीं चलता, हम जब उसको होते हुए सामने देखते हैं तो फ्लोरोसेंस क्या है? वो सबसे फास्ट होता है, उसमें सबसे कम टाइम लगता है एब्जॉर्प्शन और इमिशन में। फास्फोरेसेंस जो है फ्लोरोसेंस से ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर ल्यूमिनेसेंस में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है, किसमें? एब्जॉर्प्शन और इमिशन में। फिर एक और टर्म है ऑटोफ्लोरोसेंस। ऑटोफ्लोरोसेंस आप देखिए कि वी आर सेइंग अबाउट द यूज़ ऑफ फ्लोरोफोर, हम फ्लोरोफोर का यूज़ करते हैं जिसमें कि एबिलिटी होती है कि वो लाइट को किसी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करे और दूसरे वेवलेंथ को वो इमिट करे। कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें फ्लोरोफोर की ज़रूरत नहीं होती है, वो अपने आप में ही लाइट को एब्जॉर्ब करके और दूसरे वेवलेंथ पे लाइट इमिट कर सकते हैं, है ना। लाइट जब हम कहते हैं तो विजिबल रेंज की बात करते हैं, लेकिन जब वेवलेंथ की बात करते हैं तो पूरे स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। हम यूवी की भी बात कर सकते हैं और अल्ट्रावायलेट की भी बात कर सकते हैं और इंफ्रारेड की भी बात कर सकते हैं, है ना। तो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है वो कहीं भी आप उसको ले सकते हैं, तो उसको एब्जॉर्ब करके और इमिट करते हैं। तो जनरली एब्जॉर्प्शन की जो वेवलेंथ होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू इमिशन के वेवलेंथ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या, फ्लोरोसेंस, फास्फोरेसेंस और ल्यूमिनेसेंस के बीच में जो डिफरेंस है वो है टाइम का। सबसे ज़्यादा टाइम जो है डिफरेंस जो होगा ल्यूमिनेसेंस में होगा, उसके बाद ऊपर टाइम डिक्रीज करती जाएगी। ऑटोफ्लोरोसेंस के कुछ मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल जैसे लिखा हुआ है NADPH है, फ्लेविन्स है, क्लोरोफिल आप लोग जानते होंगे। क्लोरोफिल भी एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि ऑटोफ्लोरोसेंस शो करता है, ठीक है। तो अब हम लोग जानना चाहेंगे कि माइक्रोस्कोप में क्या, जैसे हम लोग पिछले क्लास में जान चुके हैं कि लाइट माइक्रोस्कोप के लेंस का कलेक्शन है ना। लेंस हम उसमें यूज़ करते हैं, कंडेंसर लेंस यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस यूज़ करते हैं, एंड देन आईपीस वी यूज़, एंड वी यूज़ सम डिफरेंट रिफ्लेक्टर्स, एंड देन वी यूज़ लाइट सोर्स, ओके। बट इन एडिशन टू ऑल दोज थिंग्स, उसके अलावा जो हम लाइट माइक्रोस्कोप में यूज़ करते हैं उसके अलावा हम लोग कुछ और भी इसमें चीज़ें यूज़ करते हैं, जैसे कि एक्साइटेशन फिल्टर। ये आपका एक्साइटेशन फिल्टर है, यू नो वी हैव ए लाइट सोर्स, द लाइट हैज़, दिस लाइट सोर्स हैज़ द वेवलेंथ ऑफ द होल स्पेक्ट्रम, पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ की पूरी स्पेक्ट्रम है, लेकिन हमें इसमें से केवल वो वेवलेंथ चाहिए जो कि ये एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा हो, है ना, ये वाली वेवलेंथ चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल जो है 550, तो 550 वाले को हम जाने देंगे, क्या जाने देंगे, तो वो फिर रिफ्लेक्ट, डायक्रोइक मिरर क्या है कि वो किसी को रिफ्लेक्ट करता है, किसी को ट्रांसमिट करता है, जाने देता है ना।
ये इसका डुअल बिहेवियर होता है। तो ये डायक्रोइक मिरर है। नेक्स्ट चीज़ जो आप देख रहे हैं यहाँ पे डायक्रोइक मिरर है। इसका यूज़ करके हम क्या कर सकते हैं, रिफ्लेक्ट भी कर सकते हैं और लाइट को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं। तो हमने एक पार्टिकुलर वेवलेंथ को जाने दिया सैंपल के ऊपर। सैंपल में हमारा फ्लोरोफोर है। फ्लोरोफोर क्या होगा, उस लाइट को एब्जॉर्ब करेगा जो कि उसकी मैक्सिमा होगी, एब्जॉर्प्शन मैक्सिमा। उसके बाद लाइट इमिट होगा, ठीक है, इमिशन होगा। तो लाइट इमिशन पे देन अगेन वी हैव टू कलेक्ट दिस emission the particular wavelength which emits that particular molecule. Just like for example Alexa fluor 555, this particular molecule has absorption maximum at 550 and emission maximum at around 600, you can say. Okay, so we have to give the uh, excitation wavelength at 530 and we have to collect the emission wavelength at 600, at around 600. So again we will use emission filter. हम emission filter यहाँ यूज़ करेंगे। क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि we know that there are some molecules which can autofluorescence. Okay, जैसा कि मैंने बताया था कुछ molecules हैं NADPH है, फ्लेमिन्स है, molecules बहुत सारे और भी हैं जो autofluorescence शो करते हैं, है ना। और बैकग्राउंड में भी हो सकता है, सेल के बैकग्राउंड में, टिश्यू के बैकग्राउंड में वो कुछ चीज़ें हैं जो autofluorescence शो कर सकती है। देन we will having the non specific signal here if we are not using the emission filter. So when we use emission filter, we allow only those wavelengths to go to the at the detector, that is basically the emission maxima of that particular molecule which we are using. जो हमने molecule जो भी एक हमने फ्लोरोफोर यूज़ किया है, यहाँ पे एलेक्सा फ्लोर का ये ग्राफ है, एलेक्सा फ्लोर 555 का ग्राफ है। तो अगर हम इसमें करते हैं तो हमें केवल उसके जो एमिशन मैक्सिमा है 600 के आसपास, जो कि आप इसमें देख रहे हैं 600 के आसपास है, 600 से थोड़ा कम ही है, तो उसको हमें कलेक्ट करना है। ओके, तो हम केवल उसी को कलेक्ट करते हैं। ऑटोफ्लोरेसेंस या नॉन स्पेसिफिक सिग्नल जो दूसरे हैं उसको हम यहाँ पे फिल्टर कर देते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर है जो कि हम लाइट माइक्रोस्कोपी के अलावा जो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है उसमें यूज़ करते हैं। वी यूज़ इन एडिशन टू द कम्बिनेशन ऑफ लेंसेज दिस क्रोमेटिक objects to selectively allow some wavelength to go onto the sample, and then from the sample we allow selectively some of the wavelength to go onto the detector, which can be RI or that can be a microscope. Okay, that can be a camera, CCD. Okay, so we have these three things: excitation filter, dichroic mirror and emission filter. Okay, so then another important thing is that the source of light. हम लोग ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी में क्या कर रहे थे, वहाँ पे हमारे पास जितनी भी लाइट थी वो सारा लाइट यूज़ कर रहे थे, है ना, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोपी है। लेकिन जब हम फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी यूज़ करते हैं तो हमें किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ को ही यूज़ करना है ना। हम पूरा जो स्पेक्ट्रम है उस पूरे सारे स्पेक्ट्रम को, पूरा विजिबल रेंज को नहीं ले रहे हैं, है ना। वी आर नॉट टेकिंग ऑल दी wavelengths which may be coming from the like 300 to 700, हम सारा नहीं ले रहे हैं, हम कोई पार्टिकुलर ले रहे हैं 500 के आसपास ले रहे हैं, ठीक है। तो बाकी के हमें नहीं मिल रहे हैं, है ना। फोटोन क्या होगा, सिलेक्टिव होगी फोटोन जो है, हम केवल कुछ फोटोन्स को अलाउ कर रहे हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या चाहिए हमें कि जो लाइट का सोर्स है उसमें फोटोन की डेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, लाइट की सोर्स पावरफुल होनी चाहिए, तभी हम किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ में ज़्यादा से ज़्यादा फोटोन को अलाउ कर सकते हैं। जब हमें सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फोटोन होंगे, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रेज जब तक अवेलेबल नहीं होंगे, तब तक हम उस ऑब्जेक्ट को इमिशन के लिए, एब्जॉर्प्शन के लिए एब्जॉर्प्शन नहीं करा सकते और उससे वो एक्साइट नहीं होगा, और एक्साइट नहीं होगा तो फिर इमिशन नहीं हो पाएगी, तो हमारा जो सारा जो पर्पस है वो सॉल्व ही नहीं हो पाएगा। सो वी विल हैव टू हैव अ स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स। ओके, फॉर दैट वी यूज डिफरेंट bulbs which are made up of like mercury, HBO, xenon. These are the lamps which can be used, and there are four main types of light sources which are used, that are xenon arc lamp or mercury arc lamp, vapor lamps with excitation filter, lasers, and high power LEDs are also being used for the strong light source when we are using fluorescence microscopy. तो आप लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया कि हम लोग क्यों स्ट्रॉन्ग लाइट सोर्स का यूज़ करते हैं, क्योंकि हम पूरे स्पेक्ट्रम का कुछ पार्ट ही
ले रहे हैं जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को इल्यूमिनेट करेगा, जो कि हमारे ऑब्जेक्ट को एक्साइट करेगा। फिर वही एनर्जी जो है इमिशन होगी, तो उस एनर्जी को हम, उस इमिशन वेवलेंथ को हम देख पाएंगे। सो हेयर वी रिक्वायर a strong source of light. Okay, then we have different components of the microscope. You can see here, this is the very like modern fluorescence microscope. We have so many in addition to basic structures, we have so many other structures which helps or which enhances the quality of final product, that is the image which we are trying to see. Okay, so nowadays we have control, circuit control, electronic controls are there, है ना। जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप थे उसमें ऐसा कोई बात नहीं थी, लेकिन अब जो है हमें इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल वाली माइक्रोस्कोप होती है, जो कि सारी चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल कर सकता है। हम केवल, हमारे पास स्विच और बटन्स होते हैं जिससे हम लोग, क्योंकि जब हम काफ़ी स्पेसिफिक की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दी टाइम विच आर इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स, है ना, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में चीज़ें हो रही है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की ज़रूरत पड़ सकती है, तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है। देन वी हैव डिजिटल कैमराज हेयर टू कैप्चर द इमेजेस। ओके, एंड यू नो वी कैन यूज एपी फ्लोरेसेंस, that is we can give the light source onto the specimen from the above, ऊपर से हम लाइट को ऐसे इमिनेट कर रहे हैं, या हम नीचे से लाइट का सोर्स यूज कर सकते हैं जो कि ऑब्जेक्ट के या स्पेसिमेन के थ्रू होके जाएगी, उससे आर पार होकर के हमारे आई पीस के पास जाएगी। तो वी कैन यूज़ एपी फ्लोरेसेंस और वी कैन यूज़ एट द बेस फ्लोरेसेंस, ठीक है। देन वी हैव सम टर्म्स रिलेटेड टू दी फोटो फिनोमेना। जब हम व्हेन वी आर वेरी मच स्पेसिफिक, है ना, जब हम लाइट कंपाउंड माइक्रोस्कोप की बात कर रहे थे तो देयर वी वर नॉट दैट मच स्पेसिफिक as compared to the fluorescence microscopy. So when we are that much specific, we are talking in terms of nanoseconds, and we are talking in terms of the particular molecule inside the cell, है ना। किसी particular सेल मोलिक्यूल की बात कर रहे हैं, किसी ऑर्गेनेल की बात कर रहे हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर रहे हैं, या फिर गोल्गी बॉडी की बात कर रहे हैं, या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, या राइबोसोम इतना छोटा सा, उसको हम देखना चाह रहे हैं। तो नाउ वी आर गोइंग डीपर इनटू दी सिस्टम, है ना। हम सेल के अंदर या सिस्टम के अंदर ज़्यादा डीप से डीप जा रहे हैं, हम लाइट का सोर्स भी किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ पे यूज़ कर रहे हैं, और फिर हम किसी फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में हमारा एक्साइटेशन और इमिशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या है, वी हैव सम ऑफ द टर्म्स लाइक फेडिंग। अगर हम लाइट को ज़्यादा देर के लिए किसी फ्लोरोफोर को इल्यूमिनेट करते हैं, हम उसको लाइट में छोड़ देते हैं, तो वो क्या होगा कि उसकी इमिशन जो है वो कम होती चली जाएगी, है ना, क्योंकि सेचुरेशन हो जाएगा। तो इसके कारण जो हमें इमिशन हमें मिलेगी, जैसे हम एक्साइट कर रहे हैं, एक्साइट करने की टाइमिंग है, अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लाइट दे रहे हैं, ज़्यादा टाइम के लिए छोड़ दिए, 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, तो द ऑब्जेक्ट द स्पेसिमेन विल फेड अप, ओके, एंड देन वी विल नॉट बी एबल टू हैव द इमिशन स्पेक्ट्रम और इमिशन इमिटेड लाइट, ठीक है। तो ये फेडिंग की प्रोसेस होती है। फिर एक क्विंचिंग की प्रोसेस। क्विंचिंग की प्रोसेस जो है वो इरिवर्सिबल चेंज है। हम उसको क्विंचिंग जनरली 2 मॉलिक्यूल्स के इंटरेक्शन के कारण होता है। जब वो 2 मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए रहते हैं तो वो इमिट नहीं करता लाइट, और जो मॉलिक्यूल अलग हो जाते हैं तो वो फिर लाइट इमिट करने लगता है। बेसिकली ये सारे टर्म्स जो हैं और हायर क्लासेस के लिए हैं। अब मैं यहाँ पे MSc सेकेंड ईयर के जो सिलेबस है उसके अनुसार ही आप बात कर रहा हूँ। तो क्विंचिंग जो है, फोटो ब्लीचिंग जो है इरिवर्सिबल फिनोमेना है। यहाँ पे क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स जो है वो समझिए कि उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है ना। इरिवर्सिबल डिकम्पोजिशन, इट डिकम्पोजेस, खराब हो जाता है, ऑफ द फ्लोरेसेंट मॉलिक्यूल्स इन द एक्साइटेड स्टेट ड्यू टू फोटोन इंड्यूस्ड केमिकल डैमेज एंड कोवलेंट मॉडिफिकेशन। आप लोगों को जैसे केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो कोवलेंट मॉडिफिकेशन हो गया, कोवलेंट बॉन्ड बन गया, तो वो इरिवर्सिबल चेंज हो जाता है। अब उसको आप नहीं देख सकते, खराब हो गया समझिए, एक तरफ से फोटो ब्लीचिंग कहते हैं उसको, ठीक है। फिर चौथी टर्म है फोटोटॉक्सिसिटी। जब हम लोग सेल यूज़ कर रहे हैं, अगर लाइव सेल के लिए यूज़ कर रहे हैं ना, तो रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज फॉर्म हो सकता है ना। फोटोन जो है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो कि लाइट से इंटरेक्ट करके रिएक्शन करते हैं, है ना, रिएक्ट करके कुछ फ्री रेडिकल्स फॉर्म कर सकते हैं। तो वो फ्री रेडिकल्स जो हैं वो सेल के लिए ठीक नहीं होता, वो टॉक्सिक होता है। इट बिकम्स टॉक्सिक फॉर द सेल, एंड व्हेन समथिंग इज टॉक्सिक फॉर द सेल, देन सेल्स हेल्दी कंडीशन और नेचुरल कंडीशन और जो भी एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हम जिसमें ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं उसको, वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो उसमें उससे भी हमें ध्यान रखना है कि हमें फोटोटॉक्सिसिटी भी नहीं होने देना, नहीं कि
फोटोन का एक्सपोजर है ना, टाइम जो है वो टाइम, जब मैं बात कर रहा हूँ काफ़ी कम टाइम में ये सारी चीज़ें होती है, तो जो टाइमिंग है उसे हमें ध्यान रखना पड़ता है। तो जो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी है वो डार्क रूम में परफॉर्म किया जाता है। फॉर दैट when you have bright field microscope or phase contrast microscope, you can do the observation under a simple like lit room, where you don't have the नॉन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ना, आपको नेचुरल लाइट आ रहा है, सब आ रहा है, कोई नहीं, आप देख सकते हो, है ना। बट व्हेन यू आर गोइंग फॉर द फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, यू आर गोइंग फॉर द वेरी स्पेसिफिक थिंग्स like in nanoseconds, in particular molecules. So then there you have to be स्पेसिफिक, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वेवलेंथ हमने दिया और वो मॉलिक्यूल कौन सा वेवलेंथ रिलीज करेगा, तभी हम कह सकते हैं कि ये जो वेवलेंथ है वो उसी मॉलिक्यूल से आ रहा है जो कि हमने इंटेंशनली डाला है उसमें, जो कि सैंपल प्रिपरेशन में आगे मैं सैंपल में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी हमेशा डार्क रूम में परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। फिर आप भी कोई अगर इंटरेस्टेड है और भी फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के टेक्निक के बारे में जानने के लिए, तो ये जो फोटोन से रिलेटेड फिनोमिनन है वो और भी ज़्यादा हैं, ठीक है। फिनोमिना कई हैं, जैसे कि फ्रैप है। फ्रैप में क्या होता है कि जो फोटो ब्लीचिंग होती है, फ्लोरोसेंस रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग के कारण जो मॉलिक्यूल्स में डिस्टोर्शन आ गया था, जो मॉलिक्यूल चेंज हो गया था, उसमें रिकवरी कितना देर में हो पाएगा, इस चीज़ को यूज़ करके हम कुछ चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। फिर फिलिप क्या है कि फ्लोरोसेंस लॉस इन फोटो ब्लीचिंग, उसमें क्या था, रिकवरी, और ये क्या है, लॉस इन फोटो ब्लीचिंग। और तीसरा जो है वो है आपका फ्रेट, यानी कि फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र। तो ये हायर क्लासेस की बात है, इसको और अगर कोई स्पेसिफिक जानना चाहता है तो ये सारी चीज़ों को यूज कर सकता है, जान सकता है इसके बारे में। तो फ्रेट में क्या है, फ्लोरोसेंस रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफ़र। तो इसमें जो क्विंचिंग के फिनोमिनन है, क्विंचिंग के फिनोमिनन को यूज़ किया जाता है फ्रेट में, है ना। जो अभी आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं बता सकता हूँ इसके बारे में और भी डिटेल में, ठीक है। तो ये बेसिक फिनोमिनन थी जो कि एक फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में होती है, जिसे हमें जानना चाहिए, क्योंकि हम जब जानेंगे तभी उसका ध्यान रखेंगे जब हम फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी यूज़ कर रहे हैं, ओके। देन वी हैव अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के कई प्रकार होते हैं। टोटल इंटरनल फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी होती है, लेज़र कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी है, जैसा कि इसमें हम लोग बात करेंगे। उसके बाद सुपर रेजोल्यूशन फोटोन माइक्रोस्कोपी होती है, उसके बाद सिंगल फोटोन माइक्रोस्कोपी होती है, टू फोटोन फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी के बहुत सारे टाइप हैं, बट एज पर द सिलेबस ऑफ MSc सेकेंड ईयर वी आर डिस्कसिंग अबाउट दी कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी ओनली है, ठीक है। तो हम लोग केवल कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी के बारे में बात करेंगे, जो कि फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी का ही एक टाइप है। इसमें हमारी कैपेबिलिटीज़ को और भी इंक्रीज कर देते हैं, और भी इन्हांस कर देते हैं। कैसे करते हैं इन्हांस, क्योंकि फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में क्या था कि किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ का यूज़ करके किसी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल को हम डिटेक्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ पे जो इल्यूमिनेशन था, वहाँ पे जो लाइट जो हम उस पर स्पेसिमेन पे फेंक रहे थे, वो पूरे स्पेसिमेन पे फेंक रहे थे, ठीक है। और स्पेसिमेन जो था हमारा वो एक फ्लैटेन था, वो 2 डायमेंशनल था फॉर दैट मैटर, मतलब 2 डायमेंशनल हम उसको समझ सकते हैं, बहुत ही थिन था। लेकिन अगर कोई स्पेसिमेन थिक है ना, हमें टिश्यू में देखना है या हमें ब्रेन के बारे में स्टडी करना है कि न्यूरॉन्स जो है कहाँ से कहाँ कनेक्ट हुए हैं, देन विल रिक्वायर अनदर टेक्निक विच इज़ नोन एज कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी। तो व्हाट हैपेंस हियर, यहाँ पे हमें प्लेन स्पेसिफिक इमिशन होता है, हम किसी पार्टिकुलर प्लेन पे फोकस कर सकते हैं, है ना, तभी इसको इसीलिए कॉन्फोकल माइक्रोस्कोपी करते हैं, यानी कि हमें किसी फोकस को चेंज कर सकते हैं और फिर सारी इमेज को कंबाइन करके 3D इमेज बना सकते हैं, जो कि मैं आगे एक स्लाइड में समझाऊंगा। तो फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में जो सारे प्रिंसिपल्स हैं वो सारे इसमें यूज़ होंगे, इसमें भी फ्लोरोफोर यूज़ होगा, एक्साइटेशन इमिशन यूज़ होगा, ठीक है। और वो सारे फिनोमिनन होंगे जो कि क्विंचिंग और फोटो ब्लीचिंग और फोटोटॉक्सिटी, वो सारी चीज़ें यहाँ पे भी होगी। बट हेयर इन एडिशन टू दैट वी हैव अ प्लेन स्पेसिफिक इमिशन एंड प्लेन स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन ऑफ द लाइट फ्रॉम ए पार्टिकुलर मॉलिक्यूल। जैसे कि आप समझिए कि ये आपका एक सेल है ना। अब ये सेल जो है एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है ना। तो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में अगर अब मुझे जानना है कि किस डेप्थ पे या कितने डेप्थ पे कौन से मॉलिक्यूल है,
है ना। हमें जानना है कि सपोज कीजिए कि ये जो देख रहे हैं आप इस डायग्राम में 3 प्लेन है, 3 फोकल प्लेन्स दिखाए गए हैं। तो हमें इस प्लेन की इस यहाँ पे जो पार्टिकुलर मॉलिक्यूल है उसको हमें स्पेसिफिकली इल्यूमिनेट करना है, उसके बारे में जानना है। तो हम कन्फोकल माइक्रोस्कोपी का यूज़ करके कर सकते हैं। फिर साइमल्टेनियसली उसी स्पेसिमेन में हम दूसरा प्लेन जो है फोकल प्लेन वहाँ पे शिफ्ट करके वहाँ से हम ले सकते हैं, फिर तीसरे पे लिख सकते हैं। और ये तीनों प्लेन पे जो इमेज ली गई उसको आपस में स्टैक कर सकते हैं, एक दूसरे के ऊपर रख सकते हैं। स्टैकिंग मतलब जैसे कि टाइल्स रखे हुए हैं ना, एक दूसरे के ऊपर टाइल्स रख दिया हमने, तो वो एक दूसरे के ऊपर टाइल्स जो रखे हुए थे एक मान लीजिए 4 टाइल्स एक दूसरे के ऊपर रखे हुए हैं तो एक मोटा सा स्ट्रक्चर बनेगा। तो वो जो डिफरेंट टाइल्स नंबर 2 और टाइल्स नंबर 4 की जो डेप्थ होगी वो अलग अलग होगी, लेकिन उसको हम इमेज कैसे कर सकते हैं, वो कन्फोकल माइक्रोस्कोपी से कर सकते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या है कि इंस्टेड ऑफ इल्यूमिनेटिंग द होल सैंपल एट वंस, लेजर लाइट इज फोकस्ड ऑन टू ए डिफाइंड स्पॉट, एट ए डिफाइंड स्पॉट, कि जहाँ पे हमें जानना है, जहाँ हमें देखना है, एट ए स्पेसिफिक डेप्थ विद इन द सैंपल, है ना। वी आर नॉट इल्यूमिनेटिंग और वी आर नॉट गिविंग द लाइट ऑन टू द होल सैंपल that we are investigating, only at the particular spot, like we are going to give the light at mitochondria only, or at the cytochrome C which is there in the mitochondria, there only we are going to focus the light है। तो पहले क्या था कि हम किसी प्लेन पे फोकस कर रहे थे, फ्लोरेसेंस जो सिंपल फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी है उसमें हम लोग केवल प्लेन पे फोकस कर रहे थे। अब यहाँ पे हम किसी पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं ना। दिस लीड्स टू द इमिशन ऑफ फ्लोरेसेंस लाइट एट एग्जैक्टली दैट पॉइंट, उसी पॉइंट पे जिस पॉइंट को हमने इल्यूमिनेट किया था वहीं से हमें फ्लोरेसेंस मिलेगा। तो हम क्या करते हैं इसके लिए, अब जैसे हम किसी पॉइंट को फ्लोरेसेंस के लिए वहाँ पे एक्साइट तो कर रहे हैं, लेकिन हमें फ्लोरेसेंस कहीं और से भी मिल सकता है, जैसे कि ऑटो फ्लोरेसेंस है, हमें कहीं और से भी मिल सकता है। तो हम कैसे जानेंगे कौन सी जो लाइट है वो हमारे इंटेंडेड पोजीशन से आ रही है, इंटेंडेड पॉइंट से आ रही है। तो उसके लिए हम लोग एक पिन होल यूज़ करते हैं, वी यूज़ पिन होल फॉर दैट। व्हाट पिन होल डज, पिन होल इल्यूमिनेट्स ऑल दी आउट ऑफ द फोकस लाइट रेज, आउट ऑफ द फोकस जो लाइट रेज है उनको पिन होल जाने ही नहीं देता आपके डिटेक्टर तक या आपके आँख तक, ठीक है। तो हमें केवल जो सपोज किए कि ये वाली प्लेन की हमें जाननी है, तो हम जो लाइट है वो इस तरह से फोकस होगी कि पिन होल से कट ऑफ होकर के हमारे लाइट आँखों तक या फिर डिटेक्टर तक केवल वही रेज जाएंगे जो हमने इस प्लेन पे फोकस कर रखा है। बाकी दूसरे प्लेन से अगर कोई चीज़ इमिट होती है, लाइट इमिट होती है, तो वो उसका जो प्लेन होगा वो डिफरेंट होगा। यहाँ से अगर होगी इस पॉइंट से तो वो एक पार्टिकुलर पाथ फॉलो करके पिन होल से गुजरेगा, लेकिन अगर दूसरे प्लेन पे लाइट इमिट हो रही है, ऑटो फ्लोरेसेंस हो रहा है या किसी और कारण से हो रहा है, तो वो अपनी पाथ फॉलो करके जाएगा, लेकिन वो पाथ जो फॉलो करेगा तो पिन होल उसको आगे नहीं बढ़ने देगा, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पिन होल का यूज़ करते हैं। ए पिन होल इनसाइड द ऑप्टिकल पाथवे कट्स ऑफ सिग्नल्स दैट आर आउट ऑफ फोकस, thus allowing only the fluorescent signals from the illuminated spot to enter the light detector, ठीक है। तो ये कन्फोकल माइक्रोस्कोपी है। मेरे ख्याल से आप लोगों को कन्फोकल माइक्रोस्कोपी समझ में आ रही होगी। कन्फोकल माइक्रोस्कोपी में हम लोग डिफरेंट प्लेन की बात करते हैं, है ना। कोई भी थिक ऑब्जेक्ट है तो उसके थिक ऑब्जेक्ट के डिफरेंट प्लेन पे भी हम लाइट को इमिट करा सकते हैं, लाइट से हमें उसको पिन पॉइंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन की बात करूंगा कि जिसमें कि आप समझ पाएंगे कि हम लोग सैंपल प्रिपरेशन कैसे करते हैं और फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी का बेसिकली कैसे यूज़ करते हैं और फिर कन्फोकल माइक्रोस्कोपी का कैसे यूज़ करते हैं, ओके। तो आप इसमें समझिए, इस डायग्राम में आप ये एक सेल है, ठीक है, एंड दिस सेल इज़ गोइंग इनटू द एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस आप लोगों को पता होगा प्रोग्राम सेल डेथ होता है, जिसमें कि सेल के अंदर की प्रोग्रामिंग होती है। किसी पार्टिकुलर कंडीशन में अगर सेल को ऐसा लगे कि कंडीशन फेवरेबल नहीं है या फिर कोई सेल के अंदर इन्फेक्शन हो गया या कोई चीज़ है, डीएनए ख़राब हो गया, तो सेल को अपने आप को मारना होता है। इसी प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहते हैं, ठीक है। मोटा मोटी बताइए, समझिए आप लोग। तो जो एपोप्टोसिस होती है वो स्टार्ट होती है माइटोकॉन्ड्रिया से ना। माइटोकॉन्ड्रिया में साइटोक्रोम सी जो है वो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में रहता है ना। जो आप लोग जानते होंगे माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, तो बाहर का मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर और अंदर का मेम्ब्रेन होता है, उन दोनों के बीच में साइटोक्रोम सी होता है, जिसका काम जो आपको जानते हैं कि क्रेब्स साइकिल में एनर्जी ईटीसी में होता है, एनर्जी ट्रांसफर चेन में होता है, ठीक है। तो जैसे ही कोई सेल जो है उसको स्ट्रेस है जिसके कारण वो एपोप्टोसिस में जा सकता है। जरूरी नहीं है कि साइटोक्रोम सी जो है केवल एपोप्टोसिस में उसका रोल हो, और भी दूसरी चीज़ों में रोल है, बट
we are studying about the apoptosis here. तो what happens, the cytochrome C from the intermembrane space in the mitochondria comes out into the cytoplasm और साइटोप्लाज्म में आ जाती है, ठीक है। तो साइटोक्रोम C जो है साइटोप्लाज्म में आ गई। तो अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास प्राइमरी एंटीबॉडी होनी चाहिए जो कि साइटोक्रोम C से बाइंड करें। एंटीजन एंटीबॉडी का रिएक्शन आप लोग जानते होंगे, इम्यूनो रिएक्शन होता है कि स्पेसिफिसिटी होती है दैट ए पार्टिकुलर एंटीबॉडी बाइंड्स टू ए पार्टिकुलर एंटीजन, ओके। देन वी कैन हैव सेकेंडरी एंटीबॉडी लेबल्ड विद द फ्लोरोफोर, है ना, जो फ्लोरोफोर की बात कर रहे थे हम लोग हमेशा से, तो वो फ्लोरोफोर से लेबल्ड हो सकती है जो कि सेकेंडरी एंटीबॉडी प्राइमरी से जाके बाइंड कर जाए। इस डायग्राम में आप देखिए, ठीक है। तो ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन हुआ। सपोज कीजिए कि आप स्टडी करना चाहते हैं कि एपोप्टोसिस शुरू होने जा रहा है क्या किसी पार्टिकुलर सेल में, किसी पार्टिकुलर सैंपल में, देन वील हैव टू हैव अ प्राइमरी एंटीबॉडी विच बाइंड्स विद द cytochrome C in which is available in the cytoplasm now from the mitochondria। और आप ये भी पता कर सकते हैं उस माइक्रोस्कोप से कि जो साइटोक्रोम C है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है या माइटोकॉन्ड्रिया के बाहर है। देन ओके, देन वी हैव द सेकेंडरी एंटीबॉडी that is basically combined with the fluorophore which can attach with the primary antibody। now what will happen, basic step मैं बता रहा हूँ इसमें, there are several steps and it takes almost a day to prepare sample for the fluorescence microscopy, but the basic steps are blocking first you use like milk, we can use milk proteins to bind the non specific sites, yeah? मतलब अगर एक्चुअली फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी इस तरह से है कि भूसे में से सुई ढूंढना, है ना, तो भूसे में से सुई हम लोग इसमें से ढूंढ लेते हैं। फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी की इतनी पावर है, तो उस पावर को यूज़ करने के लिए हमें सैंपल प्रिपेयर करने का भी प्रोसेस जो है वो टीडियस है, उससे भी हमें पता होना चाहिए। तो हम पहले ब्लॉकिंग करते हैं, सारे प्रोटीन को बाइंड कर देते हैं, है ना। आप लोग अगर इम्यूनोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे, इम्यूनोकेमिस्ट्री के बारे में जानेंगे, तो वहाँ पे नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग भी हो सकती है, लेकिन दो अगर एंटीजन एंटीबॉडी के बीच में एफिनिटी है तो वो उनके बीच में बाइंडिंग जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। तो जो बाइंडिंग साइट होगी किसी भी पार्टिकुलर एंटीबॉडी के लिए, तो वो उसके लिए कंपटीशन करेगा। जो कंपटीशन में जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, यानी कि उतनी इसकी बाइंडिंग साइट एफिनिटी जितनी ज़्यादा होगी वो उसको जाकर बाइंड करेगा। तो इसी चीज़ को लेकर के हम लोग ब्लॉकिंग करते हैं, पहले नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग करते हैं, एक पार्टिकुलर प्रोटीन डाल देते हैं जो कि सबसे बाइंड करेगा, फिर उसको वॉश कर देते हैं। देन वी यूज़ प्राइमरी एंटीबॉडी। अब प्राइमरी एंटीबॉडी क्या है, वो जा करके आपके साइटोक्रोम C से मान ले जाए बाइंड कर जाएगा। फिर हम लोग उसमें वॉशिंग करेंगे, फिर हम लोग डालेंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी जो कि टैग्ड है आपके फ्लोरोफोर से, तो वो जा करके सेकेंडरी प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएगा, है ना। तो ये प्राइमरी एंटीबॉडी से बाइंड करके यहाँ पे अब इसी सिग्नल को हमें, अब इसी फ्लोरोफोर को किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ से एक्साइट करना है, और जब ये लाइट इमिट करेगा तो हमें इसे डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो ये एक मोटा मोटी प्रोसेस है। आपको इसके सेकेंडरी एंटीबॉडी डालने के बाद भी आप वॉशिंग कर सकते हैं, है ना। तो ये दिस इज दी जस्ट अ जनरल प्रोसेस टू लेट यू पीपल अंडरस्टैंड कि व्हाट हैपेंस देयर, हाउ वी आर गोइंग टू। और अगर आपको डिटेल में जानना है कि सैंपल प्रिपेयर कैसे करते हैं फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, तो ऑब्वियसली वी हैव दी those steps on the internet. Over the internet you can find different websites are there which can provide you for the detailed steps which we can use for the फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी, ठीक है। तो ये आपका एक हाइपोथेटिकल सिंपल सैंपल प्रिपरेशन इस तरह से आप कर सकते हैं। देन वी कैन आफ्टर द सिंपल प्रिपरेशन व्हेन वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व दोज सेल्स इनसाइड द माइक्रोस्कोप यू कैन हैव सच टाइप ऑफ इमेजेस। इस तरह के इमेजेस आपको दिखेंगी। आपको जैसे कि ये आप मैं पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ आपको कि डापी का यूज़ करके हम लोग जो न्यूक्लियस है उसको स्टेन कर सकते हैं। फिर हम किसी फ्लोरोफोर को टैग करके, मान लीजिए फिटसी है, ग्रीन लाइट देता है, तो किसी पार्टिकुलर प्रोटीन को हम टैग कर सकते हैं, है ना। पिछले वाले एग्जांपल हम साइटोक्रोम C का दे रहे हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे प्रोटीन हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। आप बीटा ट्यूबुलिन को कर सकते हैं, एक्टिन को कर सकते हैं, आप अगर कैस्पेज 3 को कर सकते हैं। एपोप्टोसिस में ही अगर फाइनल स्टेप आपको जानना है कि अब फाइनली सेल जाएगा कि नहीं एपोप्टोसिस में, तो कैस्पेज 3 से आप कर सकते हैं। कैस्पेज 9 भी आता है उसमें। तो बहुत सारे प्रोटीन हैं जो कि सेल के अंदर होते हैं। वी कैन, आप किसी पार्टिकुलर टाइम पे और किसी पार्टिकुलर स्पेस पे उसको टारगेट कर सकते हैं। और उसके बाद आप जब उसको इमेज करेंगे सेकेंडरी एंटीबॉडी डालने के बाद, जो कि फ्लोरोफोर से लगा हुआ है, तो फ्लोरोफोर की अलग अलग आपका इमिशन मैक्सिमम है। कोई ग्रीन लाइट देगा, कोई रेड लाइट देगा, ओके। तो ग्रीन लाइट, रेड लाइट, आप चाहो तो एक फ्लोरोफोर यूज़ करो, आप मल्टीपल फ्लोरोफोर भी यूज़ कर सकते हो, है ना। एक साथ 2 एंटीबॉडी यूज़ कर सकते हो। एंटीबॉडी क्या है, स्पेसिफिक है, वो जा करके अपने अपने
एंटीजन से बाइंड करेगा। फिर उसके लिए सेकेंडरी एंटीबॉडी स्पेसिफिक होगी जो कि प्राइमरी से स्पेसिफिकली बाइंड करेगी अपने अपने प्राइमरी एंटीबॉडी से, जो कि फ्लोरोफोर से अटैच्ड होगी। एंड देन वी कैन हैव द लाइट एंड देन वी हैव द इमेजेस, सच इमेजेस देयर। और इस इमेज से हम पता कर सकते हैं कि एक्सप्रेशन कितना है, कहाँ है और कब हो रहा है। ठीक है, सारी चीज़ें पता कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल माइक्रोस्कोपी, फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी की बात कर रहे थे। देन नाउ वी हैव कन्फोकल माइक्रोस्कोपी। तो कन्फोकल माइक्रोस्कोपी में आप देखिए कि मैं जैसे कि बात कर रहा था कि वी कैन हैव डिफरेंट प्लेन्स, वी यूज ऑप्टिकल सेक्शंस, है ना। ऑप्टिकल सेक्शंस यानी कि दो सेक्शंस आर नॉट बेसिकल फिजिकल सेक्शन, हम उसको फिजिकली नहीं काटते हैं, उसको हम डिफरेंट प्लेन पे काटते हैं। जैसा कि आप इसमें देखिए फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी, तो इसमें हम ऑप्टिकल सेक्शन कर रहे हैं, यानी कि लाइट को फोकस कर रहे हैं पार्टिकुलर सेक्शन के ऊपर, जिसके कारण वहाँ से हम इमेज कर सकते हैं। हम इस पहले हमने इस प्लेन पे इमेज कर लिया, फिर इस प्लेन पे कर लिया, फिर इस प्लेन, और वो प्लेन जो है वो डिपेंड करता है, हम प्लेन को n नंबर ऑफ प्लेन डाल सकते हैं, वो हमारे कंट्रोल पे होता है कि हम कितने थिकनेस की जो स्लाइसिंग है वो करना चाहते हैं, है ना। तो आप देखिए कि अगर सपोज करें कि एक फुटबॉल है, आप उसको सेक्शन करेंगे तो आपको डिफरेंट डेप्थ पे डिफरेंट सिग्नल्स मिलेंगे आपको, है ना। जो आपका सेंटर में होगा उसमें ब्रॉड, फिर ऊपर जाएंगे तो नीचे चला जाएगा, नीचे जाएंगे तो भी छोटा होता चला जाएगा। और अगर डिफरेंट डेप्थ पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं तो वो आपको मॉलिक्यूल्स की जो आपने डिफरेंट टैगिंग करी है, देन यू कैन नो दैट विच डेप्थ एट विच पार्टिकुलर डेप्थ दी मॉलिक्यूल और दी ऑर्गेनेल और ए पार्टिकुलर सेल इज देयर। अगर हम ब्रेन में न्यूरॉन्स की बात करें तो हम जान सकते हैं कि किस पार्ट न्यूरॉन्स को हम टैग कर सकते हैं कहाँ तक गया हुआ है ना। ये इस तरह की भी चीज़ें होती है सिंगल फोटोन माइक्रोस्कोपी में, उस तरह से सुपर रिजोल्यूशन माइक्रोस्कोपी में इस तरह की चीज़ें और भी हम देख सकते हैं। एक एक न्यूरॉन को टैग कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कहाँ से कहाँ जा रहा है। ठीक है, तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं ये मेरे पीएचडी के दौरान लिए हुए इमेज है। ये 3D इमेज है जिसमें कि जीएस ट्रैकिंग किया हुआ है। जीएस ट्रैकिंग यानी कि जेट प्लेन पे आप देख सकते हैं। ये 2 डायमेंशन हो गया, एक्स और वाई, और फिर ये जब हम डेप्थ के लिए जा रहे हैं तो ये जेड प्लेन हम ले सकते हैं, जीएस ट्रैकिंग, और इसी को स्टैक करते हैं तो इसको जीएस ट्रैकिंग कहते हैं। ठीक है, तो उन सारे इमेज को कंबाइन करके एक पूरा इमेज बनाया जा सकता है जिसमें कि आपको डिफरेंट डेप्थ पे डिफरेंट इन्फॉर्मेशन आपको एक साथ देखने को मिल सकती है, जो कि आप कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये होगी एप्लीकेशन आपकी फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी और कन्फोकल माइक्रोस्कोपी के लिए। तो मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गई होगी। फ्लोरोसेंस माइक्रोस्कोपी में फ्लोरोफोर और जो डिफरेंट कंबिनी जो यूज़ करते हैं हम लोग, एमिशन एक्साइटेशन फ़िल्टर यूज़ करते हैं, फिर आपका एमिशन फ़िल्टर यूज़ करते हैं, और उसके बाद फिर क्रोम यूज़ करते हैं। तो ये सारा चीज़ यूज़ करके हम पार्टिकुलर वेवलेंथ को, किसी वेवलेंथ के किसी पार्टिकुलर वेवलेंथ से किसी पार्टिकुलर मॉलिक्यूल जो कि फ्लोरोफोर है उसको एक्साइट करते हैं, जो कि इमिट करता है, तो इमिशन के पार्टिकुलर वेवलेंथ को हम लोग कैच करते हैं, है ना। अब इसी चीज़ को यूज़ करके बहुत सारे माइक्रोस्कोप अभी बनाए गए हैं जो कि काफ़ी पावरफुल होते हैं। ठीक है, थैंक यू।